सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कृषि एवं पशुपालन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और रिसेंटली हरियाणा पुलिस के पेपर में, कांस्टेबल के में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे दोस्तों। और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस टेस्ट है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं या फिर से हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होगा, तो संभावना है कि दोस्तों उसमें फिर से वही क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो वही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, ये जो धान का खरपतवार है ये बिल्कुल सही है, गेहूँ का भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो तंबाकू का है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है फॉस्फेटिक, ये पोटेशिक उर्वरक का प्रयोग होता है। दोस्तों, इनका जो प्रयोग होता है वो कब होता है, वो होता है बुआई के समय मूल खाद के रूप में किया जाता है इनका प्रयोग। आगे है बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान। दोस्तों, आपको पता ही है ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में अभी बार। तो दोस्तों, जो बदावरी भैंस है उसका जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों वो है आगरा या फिर ग्वालियर। आगरा दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हरी खाद विस्थापित कर सकता है। ठीक है, हरी खाद जो है विस्थापित कर सकता है, वो कर सकता है दोस्तों 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आगे है भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वाधिक द्विकाजी नस्ल। ठीक है, भारत के जो गोवंशीय है, गायों के जो पशु है, गाय पशु है अपने, उसमें सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपको पता होगा। तो द्विकाजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आंसर तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। पहले आंसर है कानक्रेज। ठीक है, कानक्रेज नस्ल। द्विकाजी का मतलब ये है दो प्रकार के काम कर सकते हैं, दुधारू भी है वो, और वो हल जोतने में या भार वहन करने में भी काम में लिया जा सकता है दोस्तों। तो ये इसका होता है द्विकाजी का मतलब। ठीक है, आगे है मशरूम। मशरूम संबंधित है। दोस्तों, मशरूम जो संबंधित है, मशरूम का मतलब है दोस्तों, मशरूम एक फफूंद होती है। ठीक है, एक फंगस होती है, ये मशरूम होती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पशुओं में चिड़चिड़ी बुखार का रोग होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, आपको मालूम होगा। तो दोस्तों ये होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। आगे है नील हरित शैवाल काम करते हैं इस फसल में। तो नील हरित शैवाल जो है दोस्तों वो धान की फसल में काम करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर तो देखते हैं, जो विषाणुओं द्वारा जो उत्पन्न होता है दोस्तों रोग, वो होता है पोकनी। पोकनी जो रोग होता है दोस्तों वो विषाणुओं के द्वारा होता है। और इसके अलावा जो ये बच गए गलघोटू, क्षय रोग और थनैला, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है सरसों के तेल में तीखापन का कारण क्या होता है। सरसों के तेल में जो तीखेपन का कारण होता है दोस्तों वो होता है ग्लूकोसिटेट्स। ठीक है, ग्लूकोसिटेट्स होता है। आगे है 11 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, अरहर में दाना एवं लकड़ी का औसत अनुपात होता है। अरहर के अंदर जो दाना है और लकड़ी का औसत अनुपात दोस्तों 1:8 होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसके 6 भी होता है, 1:6। तो ये हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। 1:6 से लेकर 8 तक इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दाना और लकड़ी का अनुपात ऐसे हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा खनिज आपूर्ति कारक है। जो कौन सा खनिज है दोस्तों वो आपूर्ति कारक है, वो हो जाएगा सुपर मिनेडफ। ठीक है, सुपर मिनेडफ जो है वो खनिज आपूर्ति कारक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है। कितना दाना आहार दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों ये दिया जाता है समथिंग 1 kg के आसपास। ठीक है, 1 kg के आसपास दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1 kg से 1.5 kg। ठीक है, 1.5 किलोग्राम तक। ठीक है दोस्तों, ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य है। दोस्तों मूंगफली उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो गुजरात पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गुजरात आंसर दे देना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है एक
शंकर बछिया, नाम देखो ध्यान से दोस्तों, शंकर बछिया की पूछी है यहाँ पर। शंकर बछिया, शंकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है। दोस्तों शंकर बछिया जो होती है एक नस्ल है, ये एक प्रकार से जो शंकर बछिया होती है दोस्तों, वो बहुत ही कम समय में ब्याह जाती है। तो सबसे कम समय यहाँ पर कौन सा आपको नजर आ रहा होगा, 20 से 24 माह, ओनली 20 से 24 माह में शंकर बछिया पहला ब्यात, पहला बच्चा दे देती है। अगर हम देसी गायों की बात करें तो वो 40 से 48 या 58 उसके माह के अंदर पहला बच्चा देती है। ठीक है, वो देसी है, ये शंकर बछिया है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है। तो इनमें से कौन सी जो है अंतर्वर्ती फसल है दोस्तों, इनमें जो है वो मूंग जो है, मूंग वो अंतर्वर्ती फसल है। ठीक है, आगे है गन्ने में लाल जो गुद्दा सड़ होता है, ठीक है, गुद्दा सड़न होता है, वो दोस्तों किसके द्वारा होता है, वो होता है दोस्तों कोलिटोट्राइकम फेल्केटम द्वारा। ठीक है, आगे है स्ट्रिप्स कप जांच की जाती है। स्ट्रिप्स कप जो है वो जांच किसके लिए की जाती है दोस्तों, स्ट्रिप्स कप जो जांच होती है वो किसके लिए की जाती है, वो की जाती है थनैला रोग के लिए। ठीक है दोस्तों, थनैला रोग होता है तो ये जांच की जाती है। आगे है धान में होपर बर्नर होता है दोस्तों, ये होता है ब्राउन प्लांट्स होपर्स के द्वारा। ठीक है, आगे है दुग्ध जवर बीमारी पशुओं में होती है। जो दुग्ध जवर जो बीमारी होती है दोस्तों पशुओं में, वो किस कारण होती है दोस्तों, वो होती है कैल्शियम की कमी के कारण होती है। आगे है नर्सरी उगाने की डेगोप विधि संबंधित है। नर्सरी उगाने की जो डेगोप विधि जो संबंधित है दोस्तों, वो किससे संबंधित है, वो धान से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं 22 नंबर पर, यह है ट्रिटिकम क्रॉस। ट्रिटिकम क्रॉस है, ट्रिटिकम जो है वो किस किस का क्रॉस है दोस्तों, वो है गेहूं। ठीक है, गेहूं और राई का, गेहूं और राई का क्रॉस है दोस्तों। ठीक है, गेहूं और राई का क्रॉस है। आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित में से कौन मौलिक ग्रामीण संस्था नहीं है। दोस्तों देखो, ग्राम पंचायत भी ग्रामीण है, ग्रामीण पाठशाला भी ग्रामीण है, ग्रामीण सहकारी समितियां भी ग्रामीण ही होती, लेकिन जो जिला परिषद है दोस्तों वो गांव में नहीं होता। ठीक है ना, जिला परिषद ग्रामीण मौलिक संस्था नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो देखो दोस्तों, यूरिया जो है ना, यूरिया वो संपूर्ण उर्वरक है, ये बिल्कुल बात गलत है। यूरिया सिर्फ नाइट्रोजन देता है, सारे उर्वरकों की तो पूर्ति नहीं करता ना, तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, समाकलित भोज्य तत्व प्रबंध समाकलित प्रयोग है। तो दोस्तों ये है आपका उर्वरकों, जीवाश्म पदार्थों और जैविक उर्वरकों का, ठीक है, समाकलित किया जाता है ना एक भोज्य, जब समाकलित करके मिला के सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है। जड़ों की जो वृद्धि में दोस्तों वो फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस नामक जो तत्व होता है वो पौधों की पार्श्व व रेशेदार जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें रोशनी भी चाहिए, तापकरण भी चाहिए, क्लोरोफिल पानी भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो उपयुक्त सभी दोस्तों, जो उपयुक्त सभी हैं वो हमें चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो खरीफ फसलों का है। तो रबी और खरीफ फसल जो दोस्तों आप जरूर याद रखें। तो यहाँ पर दोस्तों खरीफ की फसलें हो जाएंगे, सी जो है हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। मक्का है, खरीफ की फसल है, तिल, कपास, बाजरा, ये सारी खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है ढालू खेतों में जुताई की जानी चाहिए। तो ढालू खेतों में जो जुताई की जाती है दोस्तों, वो किस हिसाब से जुताई की जाती है, वो की जाती है ढाल के विपरीत में, ढाल के विपरीत में होके जुताई की जाती है दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, धान में खेरा रोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में देखने को भी मिलता है ये। तो ये है धान में खेरा रोग किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये किया जा सकता है किसके छिड़काव से, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के छिड़काव से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो खेरा रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे है हमारा यहाँ पर, एक हरे चारे को बिना इसके तत्व या मूल हरे रंग के हार्स के सुखाया गया, इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखो,
इस क्वेश्चन नंबर को फिर से हम पढ़ते हैं 31 को। क्या होता है दोस्तों, ये क्या कहना चाह रहा है, एक ऐसी जो है ना घास है, एक ऐसा चारा है जो हरे रंग का होता है, सुखाने के बाद भी वो हरा ही रहा और उसके नए उसके तत्व वगैरह खराब हुए, बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसा वो हरे था वैसा ही अब है, लेकिन अब वो सुखा लिया गया। तो उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है हे। ठीक है, हे। हे है वो एक घास है दोस्तों। ठीक है, आगे है निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है। दोस्तों मूंगफली की जो खली है ना वो सबसे अच्छी समझी जाती है। रोगजनकों के आधार पर कंडुआ रोग इस वर्ग का रोग है। तो दोस्तों कंडुआ जो रोग है वो किस वर्ग का रोग है, वो विषाणु, ठीक है, विषाणु वर्ग का रोग है, विषाणु से होता है कंडुआ रोग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है HTMT। HTMT दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म किया जाता है दोस्तों। इसको गर्म किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसल उगाने को कहते हैं। दोस्तों उसको कहा जाता है मिश्रित फसलों की खेती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। यूरिया में बाइड्यूरेट का मानक स्तर होता है। यूरिया के अंदर जो बाइड्यूरेट का जो मानक स्तर होता है दोस्तों वो होता है 1.5%। कितना होता है दोस्तों, 1.5% होता है। ठीक है, आगे है 38 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौधों की रुपाई के लिए उचित उम्र होती है। दोस्तों ये जो रुपाई के लिए जो उचित उम्र होती है वो कितनी होती है दोस्तों, ये होती है 35 से 40 दिन। ठीक है, कितनी, 35 से 40 दिन होती है। ठीक है, अच्छे 39 क्वेश्चन, अच्छे साइलेज का पीएच मान होता है। जो अच्छा साइलेज होता है दोस्तों उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 4.2 से 4.5 के बीच में। ठीक है, ये अच्छा माना जाता है। इससे जो बढ़ता चला जाएगा वो थोड़ा बैड होता जाएगा और इससे पहले जो होता आएगा वो बहुत ही अच्छा होता आएगा। ठीक है, इस पीएच से पहले कम पीएच होगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ज़्यादा पीएच होगा तो वो थोड़ा खराब माना जाएगा। आगे है अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ठीक है, आगे है घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाई जाती है। तो घी को अगर दानेदार बनाना है दोस्तों आपको तो नारियल की खली जो है ना वो खिलाई जाती है पशुओं को। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन, गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए। झुंड से अलग कब रखना चाहिए गाभिन गाय को दोस्तों, वो रखना चाहिए गर्भधारण के 3 माह बाद। बकरी के झुंड को कहते हैं, बकरी के झुंड को क्या कहा जाता है, बकरी के झुंड को जो कहा जाता है दोस्तों, अगर ऑप्शंस का हिसाब देखें तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इसका ऑप्शन जो है इसका आंसर भी बता देता हूँ। जो बकरी के झुंड को जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है ट्रिप। ट्रिप कहा जाता है, ट्रिप। ठीक है, ट्रिप कहा जाता है बकरी के झुंड को। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं फिर आगे। आगे है अमोनिया सल्फेट में गंधक पाया जाता है। अमोनिया सल्फेट के अंदर जो दोस्तों गंधक कितने % पाया जाता है, अमोनिया सल्फेट के अंदर जो गंधक पाया जाता है दोस्तों वो 24% पाया जाता है। ठीक है, एक गाभिन गाय को गर्भधारण के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए। तो दोस्तों गर्भकालीन आहार जो देना चाहिए वो 6 माह बाद दे देना चाहिए। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि को नापा जाता है। पौधों की जो वृद्धि होती है उसको किस प्रकार नापा जा सकता है दोस्तों, उसको नापा जाता है साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा। ठीक है, 47 नंबर है, निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। तो दोस्तों इनमें से जो है दोस्तों देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको अगर याद हो तो दोस्तों इनमें से जो जर्सी नस्ल है दोस्तों वो जो है वो विदेशी नस्ल है। ठीक है, जर्सी नस्ल है जो विदेशी नस्ल है। और भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे होलंटन, फ्रीजियन, ब्राउन सिवर है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो नस्लें हैं, जो जर्सी है वो क्या है, विदेशी नस्ल है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा, मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 250 से 500 किलोग्राम होती है इसे
उसे इस वर्ग में रखते हैं। तो दोस्तों जो मृदा होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है 250 से 500 किलोग्राम हो, तो उसको कौन से वर्ग के अंदर रखा जाता है? उसको रखा जाता है दोस्तों मध्य वर्ग के अंदर रखा जाता है। ठीक है, आपको कुछ डिटेल में और बता देता हूँ इसके बारे में। अगर देखो दोस्तों क्या होता है 200, ठीक है, अब यहाँ पर 280 से अगर कम हो, 280 से अगर कम हो ना, क्या नाइट्रोजन की मात्रा 280 से कम हो, तो उसको दोस्तों निम्न में रखा जाता है। ठीक है, निम्न निम्न में रखा जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था कि क्या दे रखा था 250 से 500 या फिर 260 से 560। ठीक है, एक्चुअली में जो आंकड़ा है वो तो ये है 260 से 560, उसको रखा जाता है मध्य वर्ग में। ठीक है दोस्तों, मध्य वर्ग में। और जो 560 से अधिक है उसको रखा जाता है उच्च। ठीक है, उच्च जो होता है वर्ग उसमें। तो ये भी आप ध्यान रखना आंकड़े। ठीक है, आगे है जनसाधारण क्षमता अधिक होती है इस मृदा में। कौन सी मृदा के अंदर जनसाधारण क्षमता अधिक होती है? दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्टी दोमट। सिल्टी दोमट जो मृदा होती है दोस्तों उसके अंदर ऐसा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तरल विष प्रलोभित किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है? दोस्तों ये की जाती है फल चूसक शलभ के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आधार बीज तैयार किया जाता है। जो आधार बीज है दोस्तों वो तैयार किया जाता है परजनक बीज से। ठीक है, परजनक बीज से तैयार किया जाता है। आगे है यदि वार्षिक वर्षा 750 मिली से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को जाना जाता है। तो वो किस प्रकार की कृषि कहलाएगी दोस्तों? वो कहलाएगी शुष्क खेती। शुष्क खेती क्यों कहेंगे? क्योंकि वहाँ पर वर्षा जो है वो 750 मिली से कम हुई है। आगे है 53 नंबर क्वेश्चन। एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई, वह क्या है? दोस्तों अगर एक बीमारी दूसरे पशु में फैलती है तो ये किस प्रकार की बीमारी है? ठीक है, ये किस प्रकार की बीमारी कहलाती है दोस्तों? ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, पशु प्लेग हो जाता है, इस प्रकार के रोग जो है ना दोस्तों इसमें होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। मक्का आलू गन्ना, ठीक है, मक्का और आलू और गन्ना फसल चक्र की सही जो अवधि होती है वो कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 2 साल। ठीक है, मक्का की, आलू की और गन्ना की। आगे है आवरण फसलें कौन सी होती हैं? या आवरण फसलें कौन सी हैं? तो दोस्तों आवरण फसलें हैं जो तो इसमें से वो है लोबिया। लोबिया जो है वो आवरण फसल है। आगे है रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूल तापक्रम क्या होता है? अगर रबी की फसलें देखी जाए दोस्तों तो उनके लिए जो अनुकूल तापक्रम होता है वो 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे 57 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन जो है दोस्तों वो सत्य है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ नेलोर है। तो दोस्तों नेलोरी जो है ना ये भारत की सबसे ऊंचे कद की बकरी से मिलती जुलती है। ठीक है, जो सबसे ऊंची बकरी जो होती है नेलोरी उसके सबसे ऊंची जो बकरी है उसके कद से लगभग मिलती जुलती है दोस्तों ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हवा का वेग मापा जाता है दोस्तों। हवा का वेग जो है वो एनीमोमीटर से मापा जाता है। साइंस का क्वेश्चन है। सूक्ष्म भोज्य तत्व है। सूक्ष्म जो भोज्य तत्व है दोस्तों वो क्या है? वो है जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, ये भोज्य तत्व है दोस्तों। ठीक है, टिक्का रोग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। टिक्का रोग जो है दोस्तों वो किस फसल में है या किस फसल से संबंधित है या किस फसल में ये होता है? तो टिक्का रोग जो है दोस्तों वो जौ में होता है, जौ की फसल के अंदर। आगे है 61 नंबर क्वेश्चन। कौन सा उर्वरक एमाइड रूप में नत्रजन मिश्रण या मिश्रित होता है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा यूरिया। ठीक है, यूरिया इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से ट्रैप फसल कौन सी है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो ट्रैप फसल है वो है आपकी, ये हो जाएगा भिंडी। भिंडी जो है वो ट्रैप फसल है। ट्रैप फसल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रैप जो फसल होती है ऐसी फसलों को उगाकर जो मृदा जनित हानिकारक जीव जैसे परजीवी, खरपतवार या कीट पतंगों को फंसाया जाता है। जैसे कॉटन रेडबग को कपास के चारों ओर भिंडी उगाकर फंसाया जाता है। तो इस प्रकार की जो होती है ट्रैप मतलब एक जाल बना के
जाल बना के और फिर से करा जाता है। तो भिंडी है वो एक ट्रैप फसल है दोस्तों, ठीक है। ये कपास के चारों ओर बोई भी जाती है ताकि इससे जो है वो क्या आ जाए, कॉटन रेड बग जो है वो अपने वहाँ पर आ जाए। मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है? अगर मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति देखी जाए दोस्तों तो वो कौन सी है? वो दोस्तों हो जाएगी कौशल, ठीक है। कौशल जो है वो मूंग की जो है गुच्छेदार प्रजाति है। और कौशल में भी मैं आपको बता देता हूँ, कौशल में भी कौन सी जो है वो जो है ये इसकी गुच्छेदार प्रजाति है, वो हो जाएगी दोस्तों G201। G201 है जो कि क्या है, गुच्छेदार प्रजाति होती है। लेकिन कौशल आपका आंसर जाएगा यहाँ पर। आगे है अपर्दित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? तो दोस्तों ये जो है लाभदायक होती है यहाँ पर दलहनी फसल, दालों वगैरह, ठीक है। दाल वगैरह जो होती है वो ज़्यादा होती है यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 65 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नन सिम्बियोटिक जीवाणु है? नन सिम्बियोटिक जीवाणु जो है दोस्तों वो कौन सा है? वो हो जाएगा एजेंटोबैक्टर। एजेंटोबैक्टर जो है वो नन सिम्बियोटिक जीवाणु है। आगे है 66 नंबर क्वेश्चन। मुरझान बिंदु पर पीएफ होता है। मुरझान बिंदु पर जो पीएफ होता है दोस्तों वो कितना होता है? वो होता है 4.18, ठीक है, 4.18। अगर ये देखा जाए तो कितने का लगभग होता है? ये 4.2 होता है दोस्तों, 4.2। इसमें डायरेक्ट नहीं दे रखा 4.2, तो हम ऐसे ही दे रखा है 4.18, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे है 67 नंबर क्वेश्चन। सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियां तथा झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है। इन चारों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इन चारों को कहा जाता है आपातकालीन चारे। किस प्रकार के चारे हैं दोस्तों? ये आपातकालीन चारे, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, आपातकाल पड़ रहा है, तो उसमें ये दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे है दियारा भूमि क्षेत्र होते हैं। दियारा जो है एक प्रकार का भूमि क्षेत्र है दोस्तों, वो कहाँ पर होता है? वो होता है दोस्तों नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ जाती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है। आगे चलते हैं 69 पर। भंडारित हे में नमी की मात्रा होनी चाहिए। हे क्या है? सबसे पहले तो आपसे कोई यही पूछ ले हे क्या है? हे एक घास है दोस्तों, ठीक है। कैसी किस प्रकार की घास है? ऐसी घास जिसको सुखाया जाता है तो उसके तत्वों का ह्रास नहीं होता, हानि नहीं होती, उसमें यूं के यूं वो तत्व बने रहते हैं, लेकिन उसमें नमी बना के रखनी पड़ती है दोस्तों। और वो कितने % नमी रखनी पड़ती है? वो लगभग 15% नमी वहाँ पर आपको रखनी पड़ती है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चंस की बात करें। पशुओं में छूत की बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो छूत की जो बीमारी है वो है खुरपका मुंह पका रोग जो है वो छूत की बीमारी है, एक दूसरे पशु में फैलती है दोस्तों, ठीक है। आगे है 71 नंबर क्वेश्चन। कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिली से कम जीवाणु दूध की क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कच्चे दूध के अंदर क्या होता है? 2 लाख प्रति मिली से कम जीवाणु दूध की क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। तो किस प्रकार की क्वालिटी होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों अच्छी क्वालिटी। अच्छा क्वालिटी का होता है। अगर 2 लाख प्रति मिली से कम जीवाणु होते हैं उसके अंदर तो वो अच्छा दूध माना जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है 400 किलोग्राम शरीर भारी वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? ठीक है, 400 ग्राम शरीर भार, ठीक है, भार 400 ग्राम शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों ये जो है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है किस प्रकार से हमें देना चाहिए। 6 किलोग्राम जो हमें देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है निम्न में से कौन सी भारवाहिनी गाय की नस्ल है? तो दोस्तों भारवाहिनी जो गाय है वो किस प्रकार की नस्ल को कहा जाता है दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी किस किस गाय को हम भारवाहन के लिए उपयोग में लेते हैं दोस्तों? हम लेते हैं खिलारी। यहाँ पर तो ऑप्शन हो जाएगा खिलारी। तो हम किस किस को लेते हैं? खिलारी है, ठीक है। और यहाँ पर तो भारवाहन के लिए तो दोस्तों खिलारी है। दुधारू में हो जाएगा गिर, ठीक है। गिर और देवयानी जो है वो दुधारू में हो जाएगी। और कॉन्क्रेज जो है वो दिवकाजी नस्ल है दोस्तों, आपको पता है सर्वोत्तम दिवकाजी नस्ल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा भारवाहन के लिए खिलारी जो है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है 74 नंबर। एपी कल्चर संबंधित है। जो एपी कल्चर से संबंधित है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपी कल्चर आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी बार।
आगे है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खरपतवारनाशी है? कौन जो है दोस्तों वो खरपतवारनाशी है निम्नलिखित में से? दोस्तों ये हो जाएगा आइसोप्रोड्यूरान। ठीक है, ये आपका खरपतवारनाशी हो जाएगा। आगे 76 नंबर, पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है को कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं क्यूसेक। ठीक है, क्यूमेक नहीं होता दोस्तों, क्यूसेक का होता है। पानी के प्रवाह को मापने की जो इकाई होती है वो क्यूसेक कहलाती है, जैसे नदी वगैरह का पानी मापना, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। आगे 77, गन्ने का मूल वेदक क्षति पहुंचाना है। गन्ने का जो मूल वेदक जो है वो क्षति पहुंचाता है। दोस्तों वो कहाँ क्षति पहुंचाता है? वो उसकी पत्तियों को पत्तियों को नहीं, वो उसके तने को, ठीक है दोस्तों, उसके तने को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि तना ही होता है सब कुछ उसमें तो गन्ने में। तो गन्ने का जो मूल वेदक है क्षति पहुंचाता है, जो मूल वेदक है वो क्षति कहाँ पहुंचाता है? तने को। ठीक है। 78 नंबर पर, फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी फसल है इनमें से जिसका हरित खाद बनाने के अंदर उपयोग नहीं किया जाता? दोस्तों जो है ना वो इस प्रकार की फसल है जिसका हरित खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता, और बाकी की जो भी फसलें हैं उनका हरित खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 79 जो है वो गेहूं की बुआई के लिए उचित तापक्रम है। गेहूं की बुआई करनी है दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए किस प्रकार का तापमान हमें चाहिए। तो लगभग दोस्तों आपको चाहिए 12 से लेकर के और 25 तक का। तो 12 से 25 तक का तो नहीं है, यहाँ पर है 15 से 20 तक का। तो ये हमारा सही रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है। आगे है, निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साहिवाल। ठीक है, साहिवाल ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में देखने को मिलती है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, यूपी में इस प्रकार की गायें जो है दोस्तों देखने को मिलती है। तो साहिवाल है दोस्तों, वो डेयरी में यूज की जाती है, एक तो डेयरियों में क्योंकि दूध ज़्यादा चाहिए हमें, तो ये वहाँ यूज की जाती है। आगे है 81 नंबर, पेंगिंग या खुट्टी बनाना किस फसल से संबंधित है? पेंगिंग या खुट्टी बनाना, पेंगिंग बनाना या खुट्टी बनाना वो किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है। ठीक है, डेयरी पशुओं का जो उत्पादक जीवन होता है वो कितना होता है? वो होता है दोस्तों 10 वर्ष तक। ठीक है। आगे है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों ये प्रारंभ की गई थी अप्रैल 1999 को। ठीक है, अप्रैल 1999 को। इसका शॉर्टकट नेम अगर आ जाए तो ये हो जाएगा CGSY। ठीक है, स्वराज ग्राम ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा है, स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है। तो दोस्तों ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो हमारा स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है। 85 नंबर अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं तो इसमें है, निम्नलिखित में कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है? बहुवर्षीय जो खरपतवार है दोस्तों वो कौन सा है? वो है दोस्तों हिरनखुरी। हिरनखुरी जो है वो क्या है? बहुवर्षीय खरपतवार है। अगर यहाँ पर हम बात करें बथुआ, बथुआ जो दोस्तों वो होता है रबी। रबी मतलब सर्दियों में 1 वर्षीय ही है दोस्तों ये तो। ठीक है, 1 वर्षीय ही है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सत्यानाशी, सत्यानाशी है वो रबी, ये भी 1 वर्षीय ही है। ठीक है दोस्तों। पत्थर चट्टा ये खरीफ की है, पत्थर चट्टा खरीफ ये भी 1 वर्षीय होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हिरनखुरी है वो बहुवर्षीय होता है। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हिरनखुरी हो जाएगा। ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन 86 नंबर, तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं। तेज नुकीले जो सींग है दोस्तों वो किसके पाए जाते हैं? केनकेथा गाय के तेज नुकीले सींग जो है दोस्तों पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है 87 नंबर क्वेश्चन, पिछेता झुलसा बीमारी किस फसल से संबंधित है? पिछेता झुलसा जो बीमारी है दोस्तों वो किस फसल से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगी आलू। ठीक है, आलू से संबंधित ये बीमारी है दोस्तों। आगे 88 नंबर, धान का झुलसा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? वह है, अंग्रेजी में दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार के नाम हमें बताने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ता। ठीक है, जो धान का झुलसा रोग है दोस्तों वो जस्ता के कारण होता है।
आगे है 89 का क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो है गिल्क फीवर का मुख्य कारण। गिल्क फीवर जो है उसका मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी। 90 नंबर क्वेश्चन आगे है हमारा। 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा म्यूरेट ऑफ पोटास में K2O की मात्रा होती है। दोस्तों उसकी जो मात्रा होती है वो 60% होती है। ठीक है। मृदा का गहरा रंग लक्षण है। मृदा का अगर गहरा रंग है दोस्तों तो किस प्रकार का लक्षण है दोस्तों, वो होगा इसके अधिक जो इसका जो है अधिक उत्पादन का। ठीक है। अधिक उत्पादन का जो है इसका सूचक हो जाएगा, ये लक्षण हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92। जीवाणु पदार्थ मदद करता है। जीवाणु पदार्थ दोस्तों जो मदद करता है, 92 क्वेश्चन है हमारा। ये है यहाँ पर मृदा सूच्य बनाने एवं स्थिर करने में। ठीक है। मृदा की जल स्तर क्षमता जो धारण क्षमता है उसको बनाए रखने में, मृदा क्षरण रोकने में। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। जीवाणु पदार्थ मदद करते हैं इस प्रकार से हमारी। ठीक है। 93 का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है गेहूँ सरसों की सह फसली खेती के सशुद्ध कतारों का अनुपात है। ठीक है। गेहूं या सरसों की जो फसलें हैं उनका उनका किस प्रकार से अनुपात है दोस्तों, उनका अनुपात है यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन 9:1। ठीक है। ये एक अंतरा है इनका। ठीक है। गेहूं का और सरसों का। ठीक है। आगे है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग खेती है। जो शिफ्टिंग है दोस्तों वो किस खेती में, शिफ्टिंग खेती में क्या होता है। शिफ्टिंग खेती में दोस्तों भूमि परिवर्तन होती रहती है। ठीक है। किंतु फसल वही रहती है। शिफ्टिंग के अंदर क्या होता है, भूमि को परिवर्तित किया जाता है लेकिन फसल तो वही रहती है। आगे है 95। देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ठीक है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट ही हो जाता है एक प्रकार से। राष्ट्रीय कृषि बीमा जो योजना है वो लागू कब की गई थी देश के अंदर, वो की गई थी दोस्तों 1999 से और 2000 में। ठीक है। आगे है 96 नंबर। गलघोटू बीमारी का इनक्यूबेशन काल है। गलघोटू जो बीमारी है दोस्तों वो 1 से 3 दिन तक इनक्यूबेशन काल इसका होता है। ठीक है। आगे है 97। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों वो कहाँ पर है दोस्तों, ये जो इंस्टीट्यूट है ये हो जाएगा करनाल के अंदर। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी की लवणता जांच के लिए जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों वो कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। ठीक है। करनाल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, सभी को मालूम है। 98। एक गाय का रंग काला और सफ़ेद तथा पूंछ का गुच्छा सफ़ेद वह गाय है। तो दोस्तों ये गाय की एक पहचान करना हमें आना चाहिए कि वो किस प्रकार की गाय है। दोस्तों इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ आपके लिए। एक एक गाय के बारे में अच्छे से मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, भैंसों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में। तो एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी वहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा होलिस्टन फ्रीजियंस। ठीक है। होलिस्टन फ्रीजियंस जो गाय होती है दोस्तों आपने देखी भी होगी, गाय होती है कहीं कहीं पर वो सफ़ेद होती है, कहीं कहीं पर काले धब्बे होते हैं, बीच बीच में ऐसे गोल गोल से लगे होते हैं, ऐसे आपने देखी होगी वो गाय। ठीक है। ऐसे तो इस प्रकार की वो गाय होती है दोस्तों होलिस्टन फ्रीजियन। और ये कौन से देश की मानी जाती है उत्पत्ति स्थान, हॉलैंड। ठीक है। हॉलैंड की। आगे है धूमक। धूमक है दोस्तों, धूमक क्या है, एक प्रकार से धूमक जो है मेथाइल ब्रोमाइड है। ठीक है। धूमक जो है मेथाइल ब्रोमाइड है। आगे है बदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है दोस्तों, अधिकतम प्रतिशत होता है इसका 13%। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो 101 नंबर क्वेश्चन जो है ऑपरेशन फ्लड थर्ड संबंधित है। जो तीसरे नंबर पर ऑपरेशन फ्लड हुआ था वो किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। दोस्तों एक क्रांति है, आपने पढ़ी होंगी क्रांतियाँ। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102। श्वेत गिडार की प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती है। श्वेत जो गिडार होती है उसकी प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती है दोस्तों, उसकी प्रतिवर्ष 1 पीढ़ी पाई जाती है। 103 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोफाइंग, ठीक है, या नाइट्रीकरण बैक्टीरिया है, कौन सा है इनमें से नाइट्रोकिन या नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। दोस्तों वो हो जाएगा हमारा नाइट्रोसोमानस। नाइट्रोसोमानस जो है वो नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है। 104 का जो क्वेश्चन है प्रति मीट्रिक टन अनाज पर धूमित करने के लिए एल्यूमिनियम
फास्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी टिक्कियाँ प्रयुक्त होती? ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 से 3 टिक्कियाँ जो है 3 ग्राम वाली आपको प्रयुक्त करनी पड़ेगी प्रति मीट्रिक टन अनाज को प्रदूमित करने के लिए। ठीक है, एल्यूमिनियम फास्फाइड की। ठीक है, एल्यूमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम वाली टिक्कियाँ। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है 105 नंबर क्वेश्चन हमारा। एक रोग बहुत बड़े क्षेत्र तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है, इस रोग को क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रकार के रोग को क्या कहा जाता है? पशु महामारी रोग कहा जाता है। ठीक है, पशु महामारी रोग कहा जाता है। आगे है 106 नंबर। गेहूं की फसल में यदि केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो, गेहूं की फसल में केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो तो किस अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए? अगर आपको गेहूं में एक ही सिंचाई की जा सकती है आपसे, तो आपको कौन सी सिंचाई करनी चाहिए? आपको करनी चाहिए ताजमूल अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे है 107 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी द्विकाजी गाय की नस्ल है? दोस्तों द्विकाजी जो गाय की नस्लें हैं वो काफ़ी नस्लें हैं। हरियाणवी भी द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, कॉन्क्रेज भी, थारपारकर भी। ठीक है, थारपारकर भी जो दोस्तों द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है हमारा 108 नंबर क्वेश्चन। भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग प्राप्त होता है। भारत में जो उत्पादित कुल दूध का जो सबसे अधिक जो भाग है दोस्तों, वो कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। हमारी एक वीडियो है पशुपालन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, हरियाणा में पशुपालन। तो दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो दूध होता है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में होता है। अगर प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा पंजाब में और दूसरे नंबर पर हमारे हरियाणा का नंबर आता है दोस्तों। ठीक है, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपको मालूम भी होगा। सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए तो किस प्रकार का जो छल्ला या किस समय पहनाना चाहिए दोस्तों? 109 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर जो सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 110 नंबर जो क्वेश्चन है। भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी भैंस सबसे अच्छी भैंस है? दोस्तों कौन सी जो है सबसे अच्छी भैंस है दोस्तों? उत्तर के अंदर बात की जा रही है, भारत में उत्तरी भाग के अंदर। तो भारत के उत्तरी भाग में दोस्तों मुर्रा नस्ल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुर्रा नस्ल जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी मानी जाती है। 111 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है। हरियाणा गाय की जो पहचान का प्रमुख लक्षण है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपने मालूम होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है? उसका लंबा सिर होता है। ठीक है, और संकरा चेहरा होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो वहाँ पर आपको बिल्कुल उसकी तस्वीर के साथ में कराऊंगा ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहें। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंबा और संकरा चेहरा होता है इनका। ठीक है, 12 नंबर है प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी। दोस्तों प्रोटोजोआ के द्वारा जो पशुओं में होती है वो कौन सी बीमारी होती है? ये होती सर्रा। ठीक है, सर्रा जो बीमारी होती है वो होती है। 13 नंबर जो है 113 नंबर, द्वितीय दृढ़ भोज्य तत्व है। द्वितीय दृढ़ जो भोज्य तत्व है दोस्तों, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, ये दृढ़ भोज्य तत्व है द्वितीय में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है हमारा 114 नंबर। चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा रखते हैं। दोस्तों चूहों को नियंत्रण रखने के लिए क्या किया जाता है? चूहों के लिए एक जहरीली दवा बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो उसके अंदर जिंक जो फास्फाइड मिलाया जाता है वो कितना मिलाया जाता है? जिंक फास्फाइड तो वो मिलाया जाता है दोस्तों 2.5%। ठीक है, 2.5% मिलाया जाता है। आगे 115 सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है। सबसे अधिक जो अम्लीय उर्वरक है दोस्तों वो है अमोनिया सल्फेट, सबसे अधिक अम्लीय होता है। आगे 116 पुस्सा। पुस्सा जो है, पुस्सा बीन किसके भंडारण के लिए प्रयुक्त की जाती है? पुस्सा बीन जो है वो किसके लिए भंडारण के लिए की जाती है? खाद्यान्न के लिए। ठीक है दोस्तों, खाद्यान्न के लिए प्रयुक्त की जाती है। अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब कम हो जाती है और पूर्ण रूप से बंद हो जाती है जब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप हर क्वेश्चंस को 2-2 बार जरूर पढ़ना दोस्तों। अगर 4% से कम हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति, तो तब ऐसा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है? ठीक है, ये उर्वरक है और ये फसलें हैं। तो दोस्तों एजोला जो है ना वो धान,
ये बिल्कुल सही है। एजोला है वो जैव उर्वरक है, वो धान के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, ठीक है। आगे है 119, सामान्य कृषि योग्य मृदा की पीएच होती है। अगर सामान्य कृषि, ठीक है, सामान्य कृषि के लिए जो कितनी पीएच होनी चाहिए, मृदा की, मिट्टी की कितनी पीएच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 6.5 से लेकर 8 तक, इतना आपका यहाँ का पीएच होना चाहिए। आगे है 120, बेबी कॉर्न जिस फसल से संबंधित है वह है। तो जो बेबी कॉर्न है वो किस फसल से संबंधित है दोस्तों, वो है आपका मक्का से संबंधित, ठीक है। आगे है 121, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत का जो अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है दोस्तों, गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। आगे है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। कौन सी मिट्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, ये है लोम मिट्टी, ठीक है दोस्तों, लोम मिट्टी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, लोम या दोमट, ठीक है, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है इसको। किस मिट्टी के केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, ठीक है, कैपिलरीज कौन से किस मिट्टी की सबसे अधिक प्रभावशाली होती है दोस्तों, ये पूछा गया है। ये होता है चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी दोस्तों, क्या होता है, चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 125 जो है, एक समय में बीज व खाद की बुआई एक साथ करने वाला यंत्र है, ठीक है, एक समय में बीज और खाद की जो बुआई की जाती है तो वो कौन सा यंत्र है दोस्तों, वो है आपका फर्टिकम सीड ड्रिल। फर्टिकम सीड ड्रिल जो है वो आपका ये यंत्र है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट लेके आता हूं दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर करेंगे, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना दोस्तों। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे रिलेटेड और अच्छी और भी कंटेंट की वीडियो भी हमारे यहाँ पर चैनल पर दोस्तों आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।